नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट संख्या 42 है जो कि क्लास 9th की है। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। चलिए चलते हैं। हमारे देश में जो मौजूदा न्यायपालिका है यानी कि जो अदालतों का समूह है वो कैसा है? एकीकृत है। एकीकृत का मतलब सबसे ऊपर कोई है, उसके नीचे कोई है, फिर उसके नीचे कोई है। तो जब भी हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे जो है उच्च न्यायालय होते हैं, उसके नीचे जिला न्यायालय होते हैं और सबसे नीचे स्थानीय न्यायालय होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो न्यायपालिका है हमारी एक हायरार्की यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय, राज्यों के न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल होते हैं। इसीलिए हम अपनी न्यायपालिका को एक एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका जो है हेडक्वार्टर या जिसकी कह सकते हैं पीठ जो है मुख्य रूप से कहाँ है? दिल्ली में। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का वो कौन कौन से विवाद की सुनवाई करता है या कौन कौन से विवादों को जो है निपटारा करता है। तो सबसे पहला है इसमें देश के नागरिकों के बीच में कोई विवाद है या सरकार और नागरिकों के कोई बीच में विवाद है, उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। इसके अलावा दो या दो से अधिक जो राज्य हैं उनके बीच में विवाद आ जाए, जैसे कि हरियाणा से अभी हथनी बैराज से यमुना का पानी रोक लेता है, कभी मन चाहे जब छोड़ देता है और दिल्ली को उससे परेशानी होती है, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच का जो विवाद होगा वो कहाँ जाएगा? फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद होंगे वो कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। इसके अलावा फौजदारी और दीवानी मामलों के लिए भी ये क्या है? सर्वोच्च संस्था है। यहाँ पे अंतिम रूप से सबसे अंतिम रूप में यानी कि आप अपील कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी भी न्यायालय में आप नहीं जा सकते। तो फौजदारी और दीवानी मामले आपको ये याद करना चाहिए कि फौजदारी मामले कौन से होते हैं और दीवानी मामले कौन से होते हैं। फौजदारी मामले उन मामलों को कहते हैं जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट या मर्डर या फिर कहें कि कोई भी ऐसा संज्ञेय अपराध बहुत ज़्यादा हो, उसको फौजदारी मामले कहते हैं। जबकि दीवानी मामलों में शादी, विवाह, ज़मीन या घर की ज़मीन से संबंधित विवाद आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो उच्च न्यायालय है ना, उसके खिलाफ भी अपील सुन सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में हम अंतिम रूप से सभी न्यायालयों के निर्णय को क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है कि नहीं। तो भारत का संविधान भारत की न्यायपालिका को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में दिखाता है, क्योंकि यह न्यायपालिका ना तो विधायिका के अंडर में काम करती है ना ही कार्यपालिका के, यानी कि इन दोनों का नियंत्रण हमारी न्यायपालिका पे होता नहीं है। इसलिए न्यायपालिका एक तरीके से स्वतंत्र रूप से है। इसके अलावा स्वतंत्रता का मतलब है कि जो न्यायपालिका है अपने आदेशों को लागू कराने के लिए कोई भी ऑर्डर दे देती है तो देश को सभी को मानना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी न्यायपालिका के अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति जो है न्यायपालिका के सदस्यों से पूछ के ही की जाती है। तो इसके साथ ही इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो भी भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। संचित निधि का मतलब है कि एक ऐसी निधि जिससे हमारे सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों के क्या है? पैसे दिए जाते हैं। और इसकी नियुक्ति तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का जो प्रोसेस है यानी कि वो हटाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, अर्थात सरकार के हाथ में नहीं है। उन्हें हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करना होता है, तभी जो है संसद के दोनों सदन ही इनको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये एक तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। अगला है कि न्यायपालिका और भारत का संविधान में क्या मतलब दोनों के बीच में संबंध है। तो भारत की जो न्यायपालिका जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आता है उसको संविधान के व्याख्या करने का अधिकार है और संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है इसीलिए इनको। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, यानी उसकी व्याख्या कैसे होनी है, उसको कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय, ये दोनों मिलके भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखते हैं।
अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई भी कानून, यानी कि जो सरकार ने कोई भी कानून बनाया है वो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ है, तो वो उसे अमान्य घोषित कर सकता है। तो इस तरीके से न्यायपालिका के पास काफ़ी रैक हैं। भारत का उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जो है संविधान के अनुसार काम करते हैं और संविधान के अनुसार ही जो है कोई भी नियम है या नहीं है इसको उसी के अनुसार मान्य या अमान्य घोषित कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा कानून जो सरकार ने बनाया है जो लोगों के अधिकार को हनन करता हो या संविधान के ऊपर जाता हो तो उसको वो रोक सकती है और उस कानून को बंद करा सकती है, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत की जो संसद है वो उसके पास अधिकार है कि वो किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के द्वारा संसद पर न्यायपालिका इस आधारभूत सिद्धांत के रूप में क्या करती है, नियंत्रण रखती है कि कोई भी बदलाव ऐसा नहीं कर सकती जिससे देश के संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ हो। संसद को संविधान का संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद जो है आधारभूत सिद्धांतों में क्या है, बदलाव नहीं कर सकती। अब चलते हैं न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या संबंध है। तो हमारे मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में संविधान में दिए गए हैं, उन अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका है। और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, रिट लेने जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है और उसी के अनुसार वो जो है लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए लोगों का क्या है, उस पर बहुत विश्वास होता है, न्यायपालिका के निर्णय को लोग मानते हैं। अब क्वेश्चंस को करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। देश में न्याय करने वाली, कानून की व्याख्या करने वाली एवं कानूनों की समीक्षा करने वाली जो संस्था है उसको न्यायपालिका कहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका देश में न्याय करने वाली एक संस्था है। इसमें कौन कौन से न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत में जो न्यायपालिका है एकीकृत है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और उसके नीचे स्थानीय या अधीनस्थ न्यायालय शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2 राज्यों के बीच में विवाद हो उसकी सुनवाई होगी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो उसकी सुनवाई होगी, नागरिकों के बीच में विवाद हो उसकी भी सुनवाई होगी, कानूनी रूप से अगर कोई फौजदारी या दीवानी मामला हो तो उसकी भी सुनवाई होगी। इस तरीके से क्या है, न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय में कई मामलों की सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है और आप किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम करने के लिए सबसे पहले वो किसी भी कानून को न्याय संगत है या नहीं उसको देखती है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में काम करने समय वो ना तो कार्यपालिका और ना ही विधायिका, इन दोनों के नियंत्रण में नहीं होती और उनसे स्वतंत्र काम करती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार इसको संसद को है। इसके अलावा इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, इसलिए अपने पैसे के लिए भी ये किसी को डिपेंड नहीं होते, तो अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। न्यायपालिका की आवश्यकता होती है क्योंकि राज्य यानी कि सरकार हो सकता है कि नागरिकों के अधिकारों की हनन कर ले, उनको अधिकार ना दे, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए जो नागरिकों के लिए या संविधान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इन सब की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो आप इसके आंसर्स कर लेना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।